नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड नाउ। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। वर्ल्ड नाउ में हम आपको बताते हैं दुनिया भर की वो बड़ी खबर जिससे सीधे आप पर इंपैक्ट आता है। वर्ल्ड नाउ में आज हम आपको दिखाएंगे ईरान में लगे हथियारों की नीलामी की खबर, जो अमेरिकी हथियार नीलामी के लिए लगाए गए हैं। अत्याधुनिक अमेरिकी हथियार जो मिडल ईस्ट के जंग में ईरानी मिसाइलों ने ढेर किए। इन हथियारों को हासिल करने के लिए दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति यानी कि चीन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। बीजिंग इन अमेरिकी सैन्य रहस्यों को खरीदने के लिए ईरान को मुंह मांगी कीमत देने को भी तैयार है। चीन की नजर विशेष रूप से अमेरिका के एडवांस सर्विलांस ड्रोन, जासूसी तकनीक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम पर है। अगर डील पूरी होती है तो चीन इन हथियारों का रिवर्स इंजीनियरिंग करके अमेरिकी तकनीक की हर काट ढूंढ निकालेगा। इससे ताइवान स्ट्रेट और साउथ चाइना सी में अमेरिकी सैन्य बढ़त को बहुत बड़ा डेंट हो सकता है। इस खबर के सामने आने के बाद से पेंटागन में हड़कंप मचा हुआ और अमेरिकी रक्षा मंत्रालय इस पर पैनी नजर बनाए हुए है। सबसे बड़ी बात कि अमेरिका की तकनीक जिसको ईरान ने सस्ते ड्रोन से खाक किया, चीन भी वही तैयारी करना चाहता है। दूसरी खबर में हम आपको दिखाएंगे ईरान से जंग में हार देखकर अमेरिकी युद्धपोत और अमेरिकी जनरल्स अपनी युद्ध नीति बदल रहे हैं। करीब 2 दशकों तक MQ-9 रीपर ड्रोन अमेरिकी सेना के लिए वॉर और टेरर का सबसे बड़ा चेहरा रहा। कभी आसमान का बेताज बादशाह माने जाने वाले ये महंगे रीपर ड्रोन अब अमेरिकी पेंटागन यानी कि रक्षा मंत्रालय के लिए परेशानी का सबब बनते जा रहे हैं। एक एक रीपर ड्रोन की कीमत करोड़ों डॉलर में है। चुनौती यह है कि दुश्मन के सस्ते एयर डिफेंस सिस्टम और आधुनिक मिसाइलों के सामने इन महंगे ड्रोन्स को बचाना बहुत कीमती हो रहा है। अगर एक भी ड्रोन गिरता है तो अमेरिका को भारी नुकसान होता है। इसलिए अमेरिका अब अपनी 2 दशक पुरानी ड्रोन नीति में बहुत बड़ा बदलाव करने जा रहा है। अमेरिकी सेना अब एक नया दांव खेलने की तैयारी में। क्या है अमेरिका की रणनीति? कौन सा हथियार अमेरिका ईरान के वॉर में उतारने जा रहा है, आपको दिखाएंगे। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी खबर, पूरी दुनिया में ब्रिक्स करेंसी की बात हो रही है। अमेरिका के एकाधिकार को तोड़ने के लिए एक सुरक्षित समानांतर वित्तीय दुनिया बनाने की शुरुआत हो चुकी है ताकि भविष्य में कोई भी देश अपनी करेंसी के हिसाब से पूरी दुनिया में दादागिरी ना कर पाए। कोई भी देश किसी एक देश के सैंक्शन में दबाव में ना आए। आप समझ गए होंगे डॉलर की बात हो रही है। ब्रिक्स देशों का डॉलर के मुकाबले कोई और पेमेंट सिस्टम तैयार करने की पूरी स्क्रिप्ट रेडी है। तो क्या ब्रिक्स करेंसी को अमली जामा पहनाने का वक्त आ चुका है और क्या इसका फैसला भारत में ब्रिक्स समिट में लिया जाएगा? जानेंगे खबर को विस्तार से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मिडिल ईस्ट एक ऐसी खबर आई है जिसने अमेरिका के होश उड़ा दिए हैं। मिडिल ईस्ट के एयर स्पेस में उड़ने वाले अमेरिका के सबसे खतरनाक, घातक और महंगे जासूसी ड्रोन्स, मिसाइल्स, फाइटर जेट्स, स्टेल्थ F-35 सब मलबे में तब्दील हो चुके हैं। लेकिन असली खेल अब शुरू हो रहा है। आप सोचेंगे खेल का मतलब क्या है और असली खेल से मायने क्या है? तो जो मलबे की तस्वीर, पहले आप मलबे की तस्वीर देखिए जिसकी प्रदर्शनी ईरान ने लगाई है। उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि आखिर यहां से कैसे एक बहुत अहम टर्निंग पॉइंट आने वाला है इस पूरे वॉर में और भविष्य के लिए भी। पहले तस्वीर आप देखिए। माना यह जा रहा है कि अमेरिकी मलबे का ईरान और चीन मिलकर रिवर्स इंजीनियरिंग करने की तैयारी में है। और यही नहीं, चीन इन हथियारों के मलबे के लिए ईरान को मुंहमांगी कीमत देने को भी तैयार है। यानी जिस अमेरिकी कचरे को ईरान ने अपने मिसाइल से मार मार कर इकट्ठा किया है, उस पर ईरान एक्सपेरिमेंट कर कर न सिर्फ अपने हथियार तैयार करेगा बल्कि इस तकनीक को वो चीन को भी देने के लिए रेडी है, राजी हो गया है। पिछले कुछ समय में मिडिल ईस्ट के हालात बहुत बदतर रहे, खासकर 26 फरवरी के बाद से, 2026 के बाद से, क्योंकि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर अटैक किया और ईरान ने अमेरिकी हथियारों की कब्र खोद डाली मिडिल ईस्ट में। अमेरिका ने इस इलाके में अपनी बादशाहत बनाए रखने के लिए अपने सबसे आधुनिक हथियार झोंक दिए, जिसमें शामिल थे अमेरिका के सबसे ताकतवर जासूसी ड्रोन और अटैक ड्रोन MQ-9 रीपर। एक अकेले रीपर ड्रोन की कीमत 250 करोड़ होती है, लेकिन ईरान की एडवांस मिसाइल टेक्नोलॉजी ने और उसके एडवांस ड्रोन्स ने कई MQ-9 का शिकार किया।
जो ड्रोन कभी आसमान से दुश्मनों पर नजर रखते थे, आज उनके टुकड़े ईरान के सीक्रेट मिलिट्री लैब्स में पहुंच गए हैं। अमेरिका के लिए सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं है, यह उस तकनीक का नुकसान है जिस तकनीक का सोर्स कोड भी अमेरिका दुनिया के किसी देश को नहीं देता है, डिफेंस डील होने के बावजूद। और यही तकनीक न सिर्फ ईरान रिवर्स इंजीनियरिंग करेगा, बल्कि ईरान यही तकनीक चाइना को भी देगा और यही तकनीक रशिया को भी देगा। हो सकता है रशिया को यूक्रेन वॉर में इससे बहुत ज्यादा फायदा हो जाए। अब आपको चीन की खुफिया रिपोर्ट के हवाले से बताते हैं कि किस तरीके से चीन इन मलबों को खरीदने के लिए इंटरेस्टेड है। चीन अमेरिकी हथियारों में इंटरेस्ट ले रहा है, उसके मलबे को हासिल करने के लिए बहुत उत्सुक है। अमेरिकी हथियारों के मलबे के लिए चीन मुंहमांगी कीमत भी ईरान को देने के लिए तैयार है। चीन के साइंटिस्ट अमेरिकी हथियारों के मलबे को टेस्ट करने के लिए भी तेहरान पहुंच चुके हैं, यह भी जानकारी है। शेल कंपनियों के जरिए ईरान से लगातार संपर्क में है चीन, और शेल शिप्स के जरिए वो इन हथियारों को चाइना लाना चाहता है। यूएस हथियारों के मलबे से चीन को अमेरिकी तकनीक और अमेरिकी ताकत का पता चल पाएगा। अमेरिकी तकनीक से चीन एंटी यूएस वॉर सिमुलेशन बनाएगा और उसमें युद्ध की प्रैक्टिस करेगा, युद्ध का अभ्यास करेगा। तो इंपॉर्टेंट सवाल यह कि चीन को आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ी, वो अमेरिकी हथियारों का तोड़ क्यों ढूंढ रहा है और क्यों अपनी तिजोरी ईरान के लिए खोलने को बेताब है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द आता है, रिवर्स इंजीनियरिंग। इसका सीधा मतलब है कि किसी दूसरे की बनाई एडवांस चीज को खोलना, उसके एक एक पुर्जे को समझना और बिल्कुल ठीक वैसे ही हुबहू चीज तैयार कर लेना। यानी आने वाले कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि अगर ईरान के ऊपर MQ-9 रीपर अमेरिका उड़ा रहा होगा, तो ठीक MQ-9 रीपर जैसा ही कोई ड्रोन ईरान की तरफ से भी उड़ रहा होगा। चीन इस काम में दुनिया का सबसे बड़ा उस्ताद है, उसे पता है किसी भी तकनीक को कॉपी कैसे करनी है। अमेरिकी हथियारों में जो सबसे सीक्रेट चीज है वो है उनका सोर्स कोड। इसके अलावा गाइडेंस सिस्टम, रेडार चिप्स, कोडिंग और स्टेल्थ कोटिंग जो उन्हें रेडार से बचाती है। अगर ये टूटे फूटे हिस्से भी चीन के हाथ लग जाते हैं तो चीन के वैज्ञानिक अमेरिकी वेपन्स की सबसे बड़ी कमजोरी ढूंढ निकालेंगे। वो ये जान जाएंगे कि अमेरिकी रेडार को कैसे जैम करना है, कैसे हैक करना है, अमेरिकी ड्रोन्स को आसमान में कैसे न्यूट्रलाइज करना है। इस डील की भनक लगते ही पेंटागन और ट्रंप के हाथ पांव फूलने लगे। अमेरिका को अच्छी तरीके से पता है कि अगर उसके हथियारों का ब्लूप्रिंट चीन के हाथ लगा तो अमेरिका के लिए मिलिट्री एडवांटेज हमेशा के लिए साउथ चाइना सी में और ताइवान स्ट्रेट में खत्म हो जाएगा। कल को अगर ताइवान या साउथ चाइना सी में अमेरिका और चीन के बीच लड़ाई हुई तो अमेरिकी बैकफुट पर रहेंगे और चीन के पास अमेरिकी हथियारों का तोड़ मौजूद रहेगा। इससे साउथ चाइना सी में, मिडिल ईस्ट में पावर बैलेंस हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगा। क्या कोई सोच सकता है कि सुपर पावर अमेरिका, जिसके हथियारों से पूरी दुनिया कांपती है, उसके सबसे महंगे और सीक्रेट ड्रोन आज ईरान के अंडरग्राउंड टनल में पस्त पड़े हुए हैं। ईरान अमेरिकी सुपर पावर के गुरूर का सरेआम जुलूस निकाल रहा है। अमेरिका के जिन हथियारों की तकनीक को टॉप सीक्रेट माना जाता था, आज ईरान उसकी प्रदर्शनी लगा रहा है और ईरान के मिलिट्री लैब्स में इन हथियारों पर रिवर्स इंजीनियरिंग का काम शुरू कर दिया गया। अब आपको IRGC की खुफिया रिपोर्ट के हवाले से बताते हैं कि ईरान अमेरिकी हथियारों के मलबे से इस वक्त क्या कर रहा है। ईरान के पास यूएस के कई फाइटर जेट्स हैं, मिसाइल हैं, ड्रोन्स हैं, जिन्हें खाड़ी और हुर्मुज के आसपास के इलाकों में मार गिराया गया। और अमेरिकी हथियारों का यह मलबा अब IRGC के साइंटिस्ट के पास है। IRGC ने यूएस हथियारों के मलबे को री इंजीनियरिंग करने का ऑर्डर दे दिया है और री इंजीनियरिंग विंग को इन मलबों को सौंप दिया गया है। यूएस हथियारों की तकनीक को समझने की कोशिश कर रहा है ईरान। गाइडेंस सिस्टम, सेंसर टेक्नोलॉजी को डिकोड कर रहा है ईरान। मलबे में यूएस के हल्के डैमेज हथियारों की मरम्मत कर रहा है ईरान। यूएस की तकनीक से सस्ते घातक हथियार बनाने की योजना भी है और यूएस तकनीक का उसी के खिलाफ ईरान इस वॉर में इस्तेमाल करना चाहता है और इन तकनीक को वो रूस और चीन से भी साझा करने से नहीं हिचकेगा। ईरान ने दुनिया के सामने अमेरिकी हथियारों को मलबे में बदलने का
आइडिया रख दिया और इनको मलबे में बदलकर मेला भी लगा दिया। हाल ही में आईआरजीसी ने एक प्रदर्शनी आयोजित की जिसमें मार गिराए गए अमेरिकी ड्रोन्स, मिसाइल्स, अमेरिकी फाइटर जेट्स के टुकड़ों को सजा कर रखा गया। सोचिए, जिस $200 मिलियन के RQ-4 ग्लोबल हॉक ड्रोन को अमेरिका अपनी आंख, नाक, कान कहता था, उसके कबाड़ की प्रदर्शनी भी ईरान में लगाई गई है। इस प्रदर्शनी के जरिए ईरान ने पूरी दुनिया को यही संदेश दिया है कि अमेरिकी हथियार अजेय नहीं है या अमेरिकी हथियारों का तोड़ नहीं है। यह गलत अवधारणा है। अमेरिका को भी घुटनों पर लाया जा सकता है। अब जरा आपको तस्वीर दिखाते हैं अमेरिकी हथियारों के कबाड़, जिसे देखकर आप समझ जाएंगे कि ईरान ने अमेरिका को कहां चोट मारी है। तो आपने भी इस प्रदर्शनी पर नजर डाल ली होगी जिसमें अमेरिकी फाइटर जेट्स हैं, अमेरिकी ड्रोन्स हैं, मिसाइल के पार्ट पुर्जे हैं, कबाड़ हालत में हैं, जिसे ईरान ने जंग के दरमियान अर्श से फर्श पर लाकर पटका और अब अमेरिकी हथियारों की कबाड़ की प्रदर्शनी ईरान में लगा दी। इससे ज्यादा क्या मटिया मेट होगी किसी सुपर पावर की साख। यह सिर्फ मलबे का प्रदर्शन नहीं है, ये अमेरिका के अहंकार का सार्वजनिक जुलूस है, अमेरिका के अहंकार की नीलामी है, अमेरिका के गुरूर घमंड की नीलामी है, अमेरिकी ताकत की नीलामी है और सुपर पावर के तमगे की नीलामी है। अमेरिकी जनरल्स देखते रह गए और ईरान ने उनके सबसे एडवांस सर्विलांस सिस्टम की धज्जियां उड़ा दी। सवाल यह कि क्या ईरान इस रिवर्स इंजीनियरिंग में कामयाब होगा? जवाब आपको चौंका देगा। इसका जवाब है बिल्कुल कामयाब होगा, क्योंकि ईरान अमेरिकी हथियारों की रिवर्स इंजीनियरिंग पहली बार नहीं कर रहा है। साल 2011 में ईरान ने अमेरिका के सबसे सीक्रेट स्टेल्थ ड्रोन RQ-170 सेंटिनल को भी बिना एक भी गोली चलाए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जरिए सुरक्षित जमीन पर उतार दिया था। अमेरिका ने तब कहा था कि ईरान उसकी नकल नहीं कर पाएगा, लेकिन कुछ ही सालों में ईरान ने दुनिया को शाहिद 171 और सर्गेई ड्रोन्स बनाकर दिखा दिया। ये हूबहू अमेरिकी ड्रोन्स की कार्बन कॉपी थे। आज ईरान जो आत्मघाती ड्रोन बना रहा है, जिन्होंने मिडिल ईस्ट में यूएस बेसों पर तबाही मचाई, जिन्होंने अमेरिकी हथियारों के परखच्चे उड़ाए, उस तकनीक का एक बड़ा हिस्सा इसी अमेरिकी मलबे की देन है। अमेरिका की आज की तकनीक अमेरिका और उसके सहयोगियों के खिलाफ ईरान ने खड़ी कर दी है। यानी आज अगर अमेरिका पिट रहा है तो इसके पीछे भी अमेरिका ही है और अमेरिकी तकनीक ही है। अब आपको ईरान के उन हथियारों के बारे में बताते हैं जो अमेरिकी हथियारों की कॉपी करके बनाई गई है। सबसे पहले ड्रोन्स की बात। ईरान के पास शाहिद सीरीज के ड्रोन मौजूद हैं जो अमेरिका के RQ-170 सेंटिनल ड्रोन की कॉपी हैं। ये लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम है। इसके अलावा ईरान के पास कामन 22 ड्रोन है जो अमेरिका के MQ-1 प्रीडेटर और MQ-9 रीपर ड्रोन की नकल है। ये सर्विलांस भी कर सकते हैं, ये अटैक की क्षमता भी रखते हैं। मिसाइलों की बात करें तो ईरान की तूफान एंटी टैंक मिसाइल अमेरिका की BGM-71 TOW मिसाइल की कॉपी है। इसके अलावा ईरान की फखौर 90 मिसाइल अमेरिका की AIM-54 फिनिक्स मिसाइल की नकल है। ईरान का अजरक्श और सागेह विमान भी F-5 फ्रीडम फाइटर विमान की कॉपी माना जाता है। इसके अलावा तूफान 1 और 2 हेलीकॉप्टर भी अमेरिका के AH-1JC कोबरा हेलीकॉप्टर की कॉपी माना जाता है। यानी ईरान वो सब कुछ कर सकता है जो आज अमेरिका कर रहा है। और यह भी बात उतनी ही सच्चाई है कि अमेरिका के जो भी हथियार मिडिल ईस्ट में गिरे हैं, फाइटर जेट्स को अगर छोड़ दिया जाए, क्योंकि उसके लिए
जेट इंजन की आवश्यकता होती है और जेट इंजन को डेवलप कर पाना इतना आसान नहीं है। भारत भी कोशिश कर रहा है और भारत ने बहुत हद तक कामयाबी पा ली है, क्योंकि अमेरिका ने, कहते हैं ना, वो ऐसा कोई सगा नहीं जिसको अमेरिका ने ठगा नहीं। भारत को भी जेट इंजन प्रॉमिस करके अमेरिका ने बार बार डिले किया, जिससे भारत के तेजस प्रोजेक्ट में काफी डिले हुआ। खैर, इस पर कभी और चर्चा करेंगे तो मैं आपको डिटेल से इसकी कहानी भी बताऊंगा। लेकिन ये पेंटागन के लिए बहुत बुरे सपने की तरह है जो इस वक्त ये प्रदर्शनी की तस्वीर आप देख रहे हैं। मलबे के इस खेल ने साबित कर दिया है कि आधुनिक युद्ध में सिर्फ महंगे हथियार होना काफी नहीं है। ईरान ने अपनी टनल लैब्स में अमेरिकी घमंड को तोड़ा ही नहीं, बल्कि अमेरिका की तकनीक बादशाहत को भी चुनौती दी। अमेरिका आज बेबस है, क्योंकि जो मलबे ईरान के हाथ लग चुके हैं उन्हें वापस पाने का कोई रास्ता नहीं है। और सबसे बड़ा डर यह कि ईरान खुफिया तरीके से इन तकनीक पर रिवर्स इंजीनियरिंग करके ऐसे ही हथियार तैयार कर लेगा। और न सिर्फ तैयार करेगा बल्कि चीन और रूस जैसे देशों से साझा भी करेगा, जो अमेरिका के दुश्मन माने जाते हैं। हो सकता है ये तकनीक वो नॉर्थ कोरिया किम जोंग उन तक भी पहुंचा दे। IRGC ने अमेरिका के खिलाफ खुलेआम मोर्चा खोला हुआ है। खाड़ी में यूएस के विध्वंसक हथियारों का ईरान ने शिकार कैसे किया, यह भी आप समझ लीजिए। MQ-9 रीपर ड्रोन, जिसकी सबसे ज्यादा बातचीत हो रही है, सबसे आधुनिक हमलावर ड्रोन बेड़े का नुकसान। ईरान ने लगभग 45 MQ-9 रीपर ड्रोन्स को मार गिराया। F-15E स्ट्राइक ईगल अप्रैल 2026 में F-15E को जंग में मार गिराया। कंधे पर रखकर चलाई जाने वाली मिसाइल से F-15E का शिकार किया। A-10 वॉरथॉग यूएस के क्लोज एयर सपोर्ट विमान भी नष्ट किए। ईरान के मिसाइल हमले में एक क्रैश हो गया। टॉमहॉक क्रूज मिसाइल, यूएस की सटीक माने जाने वाली टॉमहॉक मिसाइल नष्ट की गई। आसमान में इंटरसेप्ट करके इसे नष्ट करने का दावा किया गया। RQ-4A ग्लोबल हॉक, अमेरिका का विशाल और बेहद महंगा निगरानी ड्रोन, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल से तबाह कर दिया गया। MQ-1 प्रेडेटर ड्रोन, रिमोट से संचालित होने वाला अमेरिका का ड्रोन, मई 2026 में ईरानी हमले में नष्ट कर दिया गया। पैट्रियट और थार्ड डिफेंस सिस्टम, 6 पैट्रियट एयर डिफेंस को नुकसान हुआ और 2 थार्ड ANTPY डिफेंस प्रणाली को भी नुकसान हुआ। और सवाल यह भी किया, ईरान ने अकेले दम पर अमेरिका का शिकार किया? जवाब है बिल्कुल नहीं। इस खूनी खेल के पीछे एक अदृश्य साया है, एक ऐसा दिमाग जो बीजिंग में बैठकर पूरी बिसात रच रहा है। ईरान की अजूक और विध्वंसक हथियारों के अंदर जो रीढ़ की हड्डी है, वो तकनीक चीन की है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान की खतरनाक एंटीशिप क्रूज मिसाइलें जैसे कि नूर और कादिर असल में चीन की मशहूर C-802 और C-804 मिसाइल का ईरानी वर्जन है। चीन ने सीधे तौर पर हथियार बेचने के बजाय ईरान को ब्लूप्रिंट्स दिए, माइक्रोचिप्स दिए और गाइडेंस सिस्टम दिए, जिन्होंने ईरान की साधारण मिसाइलों को स्मार्ट किलर बना दिया। सोचिए, जब एक ईरानी मिसाइल अमेरिकी रडार को चकमा देती है तो उसके अंदर दौड़ने वाला इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और एल्गोरिदम चीन की सरकारी लैब में तैयार किया गया होता है। और यही वजह है कि आपको याद होगा, डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार यह कहा है कि चीन ईरान को हेल्प करना बंद कर दे। अब आपको बताते हैं कि ईरान के कौन कौन से वेपन चीन की तकनीक के इस्तेमाल से बने हैं। फतेह 360, इसका चीनी कनेक्शन यह है कि फतेह 360 क्लोज रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। मुख्य गाइडेंस कंट्रोल हब में चीनी GNSS चिप्स का उपयोग हुआ है। यह चीनी चिप आधारित नेविगेशन के कारण हमला करने में सक्षम मानी जाती है और इजराइल के आयरन डोम को भेदने में भी कामयाब रही है। इमाद, इसका चीनी कनेक्शन क्या है? इमाद ईरान की मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। चाइनीज कमर्शियल माइक्रोचिप्स और कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करके री एंट्री वॉरहेड को हवा में गाइड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। युद्ध में असर इमाद ने मिसाइल की अगर बात करें तो इजराइल के डिमोना न्यूक्लियर प्लांट पर इमाद से ही हमला किया गया था और बहरीन कुवैत में यूएस नौसेना के 5th फ्लीट पर भी इसी मिसाइल से हमला किया गया था। फतेह 110 के बारे में जान लीजिए, इसका चीनी कनेक्शन क्या है। यह मिसाइल ईरान की सबसे भरोसेमंद मिसाइल है। आधुनिक वेरिएंट से चीन की बाइडो सैटेलाइट प्रणाली से जुड़े हुए हैं। युद्ध में असर देख लीजिए, फतेह 110 मिसाइल में लगी चीनी तकनीक की वजह से इसके चूकने की गुंजाइश ना के बराबर है। इजराइल के सैन्य और हवाई ठिकानों पर सीधे और विनाशकारी प्रहार की ताकत है। CM-302, इसका चीनी कनेक्शन यह है कि ईरान युद्ध से ठीक पहले चीन से
मिसाइल तकनीक को लेकर डील फाइनल हुई ईरान की, उसके जरिए इसको डेवलप किया गया है। सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल है और मूल रूप से ये CM-302 चीनी मिसाइल मानी जाती है, जिसे यूएस के युद्धपोत को डुबोया जा सकता है। और इसी मिसाइल ने होर्मुज में अमेरिकी नौसेना की नाक में दम कर रखा। और यही वजह है कि आपने देखा होगा अमेरिका नेवल ब्लॉकेड लेकर तो बैठा हुआ है, लेकिन वो गल्फ ऑफ ओमान से पर्शियन गल्फ की तरफ नहीं जा रहा है। चीनी एडवांस मैनपैड्स, ये है सबसे घातक हथियार। ईरान ने चीन निर्मित कंधे से दागे जाने वाली मैनपैड्स का इस्तेमाल किया है, जिससे अमेरिका के सबसे शक्तिशाली F-35 और F-15 फाइटर जेट को मार गिराया गया। और यही नहीं, अमेरिकी घातक ड्रोन्स को भी इससे मार गिराया गया। अब सवाल उठता है कि आखिर चीन ऐसा कर क्यों रहा है? चीन खुद सामने आकर क्यों अमेरिका से वॉर नहीं करता? चीन आखिर प्रॉक्सी वॉर अमेरिका से क्यों कर रहा है? चीन जानता है कि अगर अमेरिका मिडिल ईस्ट में फंसा रहेगा तो वो कभी भी ताइवान या साउथ चाइना सी पर अपना कंप्लीट फोकस नहीं दे पाएगा। साल 2021 में चीन और ईरान ने 25 साल के एक रणनीतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसकी कीमत थी $400 अरब। चीन ईरान से सस्ता तेल खरीदता है और बदले में ईरान को पैसे देता है। पैसा, इंफ्रास्ट्रक्चर और सबसे जरूरी चीज मिलिट्री ग्रेड टेक्नोलॉजी। चीन ने ईरान को वो सैटेलाइट नेविगेशन का एक्सेस दिया है जिससे ईरानी मिसाइलें अमेरिकी जीपीएस जाम होने के बाद भी अपना टारगेट ढूंढ निकालती हैं। ये चीन की वो अदृश्य शक्ति है जिसने ईरान को खाड़ी का सबसे खूंखार शिकारी बना दिया है। अमेरिका जिसे कमजोर मेमना समझ रहा था, दरअसल वो चीन और रूस के टेक और रक्षा कवच से जंग के मैदान का भेड़िया बन चुका है, जो अब अमेरिका का ही शिकार कर रहा है। और चीन और रूस ने कैसे अभी तक ईरान को सिक्योरिटी दी है, जिसमें अमेरिका भी एंट्री नहीं कर पा रहा है। रूस ने खाड़ी युद्ध में ईरान को डायरेक्ट सैनिक तो नहीं दिए, लेकिन रूस ने तकनीक की मदद से इजराइल और यूएस की मुश्किलें जरूर बढ़ाई हैं। रूसी सैटेलाइट ने रियल टाइम लोकेशन ईरान से साझा की है। यूएस युद्धपोत, इजराइल के सैन्य ठिकाने, उनके रियल टाइम लोकेशन, इजराइल की बिजली ग्रिड, ऊर्जा बुनियादी ढांचे से जुड़ी जानकारी, लगभग 55 ठिकानों की सूचना दी है ताकि ईरानी मिसाइलें सटीक हमला कर सकें। चीन की भूमिका क्या है? चीन का ध्यान है ईरान की इकोनॉमी को ढहने नहीं दिया जाए और ईरान को लड़ने के लायक बनाए रखा जाए, जिसे चीन ईरान को विध्वंसक ड्रोन्स, हथियार और महंगे तकनीक देने के समर्थन में है। और कई सारे हथियार तो तेजी से भेजे जा रहे हैं, जिसमें कई मिसाइल कंपोनेंट्स भी हैं, जिसे ईरान को संजीवनी मिल चुकी है। समुद्री नाकेबंदी के बावजूद चीन अभी भी ईरान के मुख्य तेल खरीदारों में से एक है। जाहिर सी बात है, अमेरिकी बेसिस के लिए मिडिल ईस्ट से अब जाने के काउंटडाउन की शुरुआत हो चुकी है। ईरान ने अमेरिकी हथियारों की पूरी तरीके से कमर तोड़कर रख दी है। अमेरिका के महंगे विमानपोत, जो कभी अमेरिकी ताकत के प्रतीक थे, वो अब मलबे की ढेर में ईरान के सीक्रेट लैब्स में पड़े हुए हैं। अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चिंता यह है कि वो ईरान पर जितने प्रतिबंध लगाता है, ईरान उतना ही चीन के करीब जाता है। और अब तो अमेरिकी प्रतिबंध के बावजूद ईरान अमेरिकी हथियारों पर रिवर्स इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है और उसके साथ चीन कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। देखना होगा कि किस तरह से ईरान इन हथियारों का इस्तेमाल अमेरिका के खिलाफ करता है। वर्ल्ड नाउ में फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त है। आगे आपको बताएंगे वर्ल्ड नाउ में डॉलर के गिरते हुए साख की कहानी। मिडिल ईस्ट में अमेरिका जब ईरान के हाथों पिटा तो उसे आधुनिक वक्त में युद्ध के मिजाज और युद्ध की नई सच्चाई का इल्म हुआ। और अब मिडिल ईस्ट में अमेरिका दूसरे तरीके से अप्रोच लेना चाहता है, एक नए हथियार से वो एंट्री लेना चाहता है। मिडिल ईस्ट के आसमान में ईरान ने अमेरिका का खेल ऐसा खत्म किया जिसे दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका का गुरूर मिट्टी हो गया।
जिस MQ-9 रीपर के दम पर पेंटागन पूरी दुनिया में दादागिरी करता था, ईरान और उसके सहयोगियों ने मिलकर इस MQ-9 का ऐसा शिकार किया कि वॉशिंगटन में बैठे रणनीतिकारों के पसीने छूट गए। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि डोनाल्ड ट्रंप और पेंटागन को अपनी पुरानी जो सैन्य रणनीति है उसको फाड़कर कूड़ेदान में फेंकना पड़ गया है और अब अमेरिका नए तरीके से ईरान वॉर में आना चाहता है। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, अमेरिकी सेना का सबसे भरोसेमंद, सबसे महंगा और सबसे घातक हथियार MQ-9 रीपर से मोहभंग हो गया है। अब मिडिल ईस्ट के युद्ध क्षेत्र में सेटिंग डक यानी कि आसान निशाना बन चुका है। ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम और उसके सस्ते ड्रोन्स ने एक के बाद एक कई रीपर्स का शिकार किया। इस शिकस्त ने अमेरिका को घुटनों पर ला दिया, लेकिन पेंटागन शांत बैठने वालों में से कहा है। इस हार को छिपाने और जंग का पासा पलटने के लिए अमेरिका अब एक नया हथियार लाने का प्लान कर रहा है। क्या है अमेरिका का यह नया प्लान? चलिए आपको बताते हैं। ईरान जंग में यूएस का 45 MQ-9 रीपर ड्रोन नष्ट हुआ। महंगे खर्च की वजह से MQ-9 रीपर बनाना अब यूएस के लिए बोझ है और MQ-9 को अब अमेरिका रिप्लेस करने की तैयारी कर रहा है। जबकि MQ-9 आसमान का बेताज बादशाह माना जाता था, करीब 2 दशक तक MQ-9 रीपर यूएस का सबसे बड़ा हथियार रहा। ईरान से जंग के बाद अब महंगे ड्रोन नहीं चाहता अमेरिका। एक MQ-9 रीपर की कीमत तकरीबन $5 करोड़ के आसपास होती है। कम लागत में ज्यादा गिनती के ड्रोन बनाने की प्लानिंग कर रहा है, यानी ईरान के नकल की प्लानिंग कर रहा है। सीधे शब्दों में अगर कहें, सस्ते ड्रोन से जंग लड़ने की तैयारी, ईरान की तरह सस्ते ड्रोन से हमले का नया प्लान। अमेरिका की नई रणनीति का सबसे दिलचस्प हिस्सा है ड्रोन स्वॉर्म। सोचिए, दुश्मन के सामने एक दो महंगे नहीं बल्कि बड़ी गिनती में एक साथ हजारों लाखों ड्रोन्स पहुंच जाएं और दुश्मन अगर कुछ ड्रोन्स मार भी गिराए तो बाकी ड्रोन अपना मिशन जारी रख सकते हैं। यही है एट्रीटेबल मास, यानी कि बड़ी संख्या में ऐसे हथियार जिन्हें खोने का जोखिम उठाया जा सके। यूक्रेन और मिडिल ईस्ट के युद्ध ने दिखाया कि छोटे और सस्ते ड्रोन बहुत घातक होते हैं। कम कीमत वाले ड्रोन बड़ी संख्या में भेजकर महंगी एयर डिफेंस मिसाइलों के खर्च को बचाया जा सकता है। यानी कभी कभी कुछ लाख डॉलर के ड्रोन को रोकने के लिए करोड़ों डॉलर की मिसाइल खर्च करनी पड़ती है। अमेरिका अब इस महंगे वॉर मॉडल को बदलने के लिए तैयार है। वो अपने लिए एक सस्ता वॉर मॉडल चाहता है जिस पे अमेरिका का युद्ध मंत्रालय काम शुरू कर चुका है। चलिए आपको बताते हैं अमेरिकी MQ-9 की जगह किस ड्रोन को जंग के मैदान में उतारने की तैयारी हो रही है और इसकी खासियत क्या है। जानकारी यह मिली है कि MQ-9 रीपर की जगह पर वाइल्ड फायर ड्रोन अब अमेरिका लाने की प्लान कर रहा है। लंबी दूरी तक उड़ान भरने में वाइल्ड फायर ड्रोन सक्षम है, लंबे समय तक मिशन में तैनात रह सकता है। वाइल्ड फायर ड्रोन, इसकी अनुमानित फेरी रेंज तकरीबन 18,000 किलोमीटर है। खुफिया निगरानी से लेकर दुश्मन पर हमला करने की ताकत भी रखता है। जरूरत पड़ने पर दुश्मन के जहाजों को भी निशाना बना सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि MQ-9 रीपर को तुरंत ही जंग के मैदान से बाहर कर दिया जाएगा। रीपर अभी भी खुफिया निगरानी और लंबी दूरी के मिशन में बेहद उपयोगी है। अमेरिकी सेना इसकी क्षमता बढ़ाने के लिए ईंधन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम बना रही है, साथ ही लंबी दूरी के हथियार भी जोड़ रही है। समस्या सिर्फ इतनी है कि दुश्मन के मजबूत एयर डिफेंस वाले इलाके में रीपर को भेजना लगातार महंगा रहा है और जोखिम भरा होता जा रहा है। MQ-9 रीपर 2 दशक तक अमेरिका की पसंद क्यों रहा, इसकी वजह भी आपको बता देते हैं। रिमोट से चलने वाला ड्रोन है MQ-9 रीपर। अमेरिका का जाना माना हंटर किलर ड्रोन है। लंबे समय तक निगरानी मिशन में रह सकता है, जरूरत पड़ने पर सटीक हमला भी कर सकता है। लगातार करीब 27 घंटे तक उड़ान भरने में सक्षम है। तकरीबन 50,000 फीट की ऊंचाई तक ये उड़ान भर सकता है। इसे हेलफायर मिसाइल से लैस किया जा सकता है, स्मार्ट बम भी ले जा सकता है, कैरी कर सकता है ड्रोन। अमेरिका ने MQ-9 रीपर को 2007 में सेना में इंडक्ट किया था। यह ड्रोन अफगानिस्तान, इराक, सीरिया, पश्चिमी एशिया में बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ, जहां ये आतंकवाद विरोधी अभियान बड़े सैन्य संघर्षों में इस्तेमाल में लाए गए। आपको बता दें, MQ-9 रीपर ड्रोन अमेरिका ने अल-कायदा और ISIS के बड़े आतंकियों को खात्मे करने के लिए इस्तेमाल कर चुका था। साल 2020 में ईरान के सबसे ताकतवर जनरल कासिम सुलेमानी को मारने के लिए भी इसी रीपर ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था।
तब अमेरिका को लगता था कि इस तकनीक का तोड़ किसी के पास नहीं है, लेकिन वक्त बदला तो तकनीक भी बदली और हालात भी बदले और ईरान ने अमेरिका की इस MQ-9 रीपर ड्रोन की कमजोरी पकड़ ली, जिसके बाद इस ड्रोन को दबोच लिया। तो MQ-9 रीपर ड्रोन की क्या कमियां रही हैं जो इसे अमेरिका के डिफेंस सिस्टम में एक लूपहोल बनाते हैं? MQ-9 रीपर ड्रोन की रफ्तार बहुत धीमी है। यह मैक्सिमम 482 किलोमीटर प्रति घंटा ही फ्लाई कर सकता है। फाइटर जेट्स या मिसाइलों के सामने रफ्तार बहुत कम है, इसलिए ये डिफेंस मिसाइल, एयर डिफेंस मिसाइल से नहीं बच पाता। रडार से बचने की स्टेल्थ ताकत नहीं है। दुश्मन के रडार आसानी से इसे डिटेक्ट कर लेते हैं। एयर डिफेंस सिस्टम के सामने कमजोर है। MQ-9 रीपर सैटेलाइट रिमोट कंट्रोल लिंक पर निर्भर करता है। सिग्नल जैमिंग का काफी खतरा भी रहता है। ईरान ने सीधे तौर पर और अपने प्रॉक्सी जैसे कि यमन के हूती विद्रोहियों के जरिए अमेरिकी ड्रोन्स की कब्रगाह तैयार कर दी। सिर्फ पिछले कुछ महीनों के भीतर हूती विद्रोहियों ने एक के बाद एक कई MQ-9 रीपर ड्रोन्स को मार गिराया। अरबों रुपयों की तकनीक को ईरान के सस्ते वफा 13 और दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम ने पल भर में कबाड़ बना दिया। पेंटागन के लिए सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं था, यह पूरी दुनिया के सामने अमेरिकी सेना की तकनीकी श्रेष्ठता की बेइज्जती थी। जब यह खबर वॉशिंगटन पहुंची और ट्रंप तक पहुंची, फिर जब यह खबर पेंटागन तक पहुंची तो चारों तरफ हड़कंप मच गया। अमेरिकी जनरल यह मानने को मजबूर हो गए कि अब मिडिल ईस्ट की जंग पुरानी रणनीति से नहीं जीती जा सकती। हमें भी वही करना होगा जो यूक्रेन कर रहा है, यानी लड़ाई न सैनिक लड़ेंगे, न फाइटर जेट्स लड़ेंगे, न मिसाइल्स लड़ेंगे। लड़ाई अब ड्रोन्स के बीच में होगी। यानी ईरान और अमेरिका के बीच अब ड्रोन डोमिनेंस की लड़ाई शुरू होने वाली है। ड्रोन के वर्चस्व की लड़ाई शुरू होने वाली है। मिडिल ईस्ट में ड्रोन का बादशाह कौन है? अमेरिका को इस इलाके में अगर बने रहना है तो उसे अपनी पूरी वॉर स्ट्रेटजी बदलनी होगी और इसी मजबूरी से जन्म हुआ अमेरिकी सेना के नए सीक्रेट प्रोजेक्ट का। इस नए वाइल्ड फायर ड्रोन की सबसे बड़ी खासियत यह है इसकी रफ्तार और उसका डिजाइन। जरा फुल स्क्रीन आप देखिए तस्वीर, जिसमें अमेरिका के इस ड्रोन के बारे में आप और ज्यादा जान पाएंगे। ये वही ड्रोन है जिसकी चर्चा अभी चल रही है, जिसे वाइल्ड फायर ड्रोन कहते हैं। इस नए वाइल्ड फायर ड्रोन की सबसे बड़ी खासियत यह है इसकी रफ्तार, इसका डिजाइन। ये रीपर की तरह आसमान में रेंगता नहीं, बल्कि एक फाइटर जेट की तरह तेज रफ्तार से उड़ता है। मजेदार बात यह है कि पेंटागन इसे रीपर के मुकाबले काफी कम लागत में बनाने की कोशिश कर रहा है, ताकि अगर जंग में एक दो ड्रोन गिर भी जाएं, 8, 10, 15, 20 खर्च भी हो जाएं, तो अमेरिका के खजाने को झटका न लगे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से डॉलरों की बर्बादी के खिलाफ है। उनका मानना है कि पुराने और महंगे ड्रोन को खोना अमेरिकी टैक्सपेयर्स के पैसे को पानी में बहाना है। वैसे उनका मानना यह भी होना चाहिए था कि ईरान से जंग लड़ना भी अमेरिकी टैक्सपेयर्स के पानी को पैसे में बहाने की ही तरह है। खैर, ट्रंप की नई रणनीति से साफ है कि अमेरिका मिडिल ईस्ट से अपने सैनिकों को सुरक्षित तो रखना चाहता है, लेकिन अब पैसे खर्च नहीं करना चाहता। आसमान पर ईरान का कब्जा है, लेकिन वाइल्ड फायर ड्रोन इस गेम को पलट सकता है। अमेरिका सीधे टकराव के बजाय लो कॉस्ट हाई इंपैक्ट तकनीक से ईरान को घेरना चाहता है। तो ईरान से जंग में अमेरिका हार के करीब है और इस वजह से ये बदलाव किए जा रहे हैं। क्या यूएसएस अब्राहम लिंकन की वापसी हो रही है, यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन की तैनाती हो चुकी है, MQ-9 रीपर ड्रोन को हटाया जा रहा है, उसकी जगह पर वाइल्ड फायर ड्रोन लाया जा रहा है और इसके अलावा सटीक मिसाइल
प्रणाली पर भी जोर दिया जा रहा है। लेकिन क्या ईरान इस नए ड्रोन के आगे घुटने टेक देगा? बिल्कुल नहीं। ईरान ने पिछले 2 दशकों में अपनी पूरी सैन्य शक्ति को असिमेट्रिक वॉरफेयर यानी कि छापेमार युद्ध और एयर डिफेंस को मजबूत करने में लगाया है। अगर अमेरिका वाइल्ड फायर ला रहा है तो ईरान भी चुपचाप बैठकर तमाशा नहीं देखेगा। वो अपने रेडार्स को अपग्रेड कर रहा है और रूस QJ चीन की मदद से नई एंटी स्टेल्थ तकनीक विकसित कर रहा है। यानी मिडिल ईस्ट की जंग अब सिर्फ जमीन की नहीं है, ये टेक्नोलॉजी की वॉर रेस बन चुकी है। सबसे बड़ी बात, मिडिल ईस्ट में अब लड़ाई शुरू हो रही है ड्रोन्स के बीच में। जिसके ड्रोन्स में ज्यादा ताकत होगी वही मिडिल ईस्ट पर राज करेगा। अमेरिकी इकोनॉमी चरमरा रही है, डॉलर की घंटी बज रही है, दुनिया एक और करेंसी की तरफ देख रही है। तो क्या दुनिया की उभरती अर्थव्यवस्थाओं का समूह ब्रिक्स ऐसी भुगतान व्यवस्था तैयार कर रहा है जो आगे चलकर स्विफ्ट बैंकिंग पर दुनिया की निर्भरता को कम कर सकती है? भारत की अध्यक्षता वाले ब्रिक्स 2026 में यह सवाल खास महत्व रखता है। लेकिन यहां एक बात शुरुआती में साफ कर देना बहुत जरूरी है कि अभी ऐसा कोई पुख्ता ऐलान नहीं हुआ है कि ब्रिक्स 2026 में स्विफ्ट का तैयार और पूरी तरह समानांतर विकल्प लॉन्च करने की तैयारी है। क्या है ये पूरी खबर, पहले इसको विस्तार से जानते हैं। ब्रिक्स डॉलर के अलावा अन्य भुगतान व्यवस्था पर जोर दे रहा है, एक समानांतर सिस्टम डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। नई व्यवस्था से आगे चलकर डॉलर पर डिपेंडेंसी कम होगी और ब्रिक्स 2026 की मेजबानी भारत कर रहा है। भारत व्यापार और वैकल्पिक भुगतान व्यवस्था पर विश्वास रखता है और इसमें ब्रिक्स 2026 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अलग अलग देशों के मौजूदा भुगतान सिस्टम को आपस में जोड़ने की कोशिश की जा रही है, खास करके जो ब्रिक्स देश हैं उनके बीच में, जिसमें चाइना, इंडिया, रशिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्राजील भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा स्थानीय मुद्राओं में भुगतान बढ़ाने और CBDC के इस्तेमाल को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। नई व्यवस्था में कामयाब होने पर भविष्य में डॉलर से होने वाली चुनौतियों से निपटा जा सकेगा। स्विफ्ट नेटवर्क अमेरिकी वित्तीय शक्ति से इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि दुनिया भर में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय लेन देन के लिए एक प्रमुख सुरक्षित मैसेजिंग सिस्टम है। स्विफ्ट खुद पैसा ट्रांसफर नहीं करता, बल्कि बैंकों के बीच भुगतान संबंधी निर्देश भेजता है। बड़ी मात्रा में वैश्विक लेन देन अमेरिकी डॉलर में होते हैं, जिससे अमेरिकी वित्तीय संस्थान इस नेटवर्क में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में अमेरिकी डॉलर की प्रमुख भूमिका है। स्विफ्ट के जरिए होने वाले अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में डॉलर की हिस्सेदारी करीब आधे के आसपास रही है। इसके कारण अमेरिकी बैंक और वित्तीय संस्थान वैश्विक भुगतान श्रृंखला में महत्वपूर्ण केंद्र बने हुए हैं। तो ब्रिक्स इसमें क्या करना चाहता है? ब्रिक्स देशों के बीच सीमा पार भुगतान को आसान बनाने की कोशिश की जा रही है। रूस पर पश्चिमी सैंक्शन के बाद इसकी अहमियत और ज्यादा बढ़ जाती है, जबकि अमेरिका अपने हिसाब से किसी भी देश पर सैंक्शन लगाता है और उसे स्विफ्ट से बाहर करने की ताकत भी रखता है। इसलिए ब्रिक्स ये कोशिश कर रहा है कि किसी एक देश या एक नेटवर्क पर अत्यधिक वित्तीय निर्भरता कम की जाए, जैसे जोखिम भी कम होगा। भारत की तरफ से लगातार इस दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। 11 अगस्त 2026 को जो गवर्नर संजय मल्होत्रा हैं, उन्होंने जानकारी दी ब्रिक्स देशों का भुगतान के लिए फास्ट पेमेंट सिस्टम को आपस में जोड़ने का प्लान चल रहा है। केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं के बीच संकल्प और संपर्क बनाने जैसे विकल्पों पर चर्चा हो रही है। यानी फिलहाल जो फोकस है वो ये नहीं है कि एक दिन अचानक नया स्विफ्ट सामने आ जाएगा या नया कोई बैंकिंग सिस्टम सामने आ जाएगी। कोशिश यह है कि अलग अलग देशों में मौजूद डिजिटल भुगतान क्षमताओं को जोड़कर अंतर्राष्ट्रीय भुगतान को ज्यादा आसान बनाया जाए और अमेरिका के टैरिफ वाले हथियार को, डॉलर वाले हथियार को कुंद किया जाए और इनकी मोनोपोली से पूरी दुनिया को आजाद किया जाए। अब डॉलर और ऑयल का कनेक्शन भी है जो डॉलर को मजबूत करता है। वो कनेक्शन ये है कि दुनिया भर में तेल का कारोबार डॉलर में ही होता है ज्यादातर, जिसे पूरी दुनिया में डॉलर की सैंक्टिटी बनी रहती है। तेल की कीमत गिरने से डॉलर मजबूत होता है, डॉलर कमजोर होने पर तेल महंगा हो जाता है। डॉलर के गिरने पर तेल और सोने में निवेश बढ़ता है, डॉलर की कीमत गिरने पर बढ़ जाती है ऑयल की डिमांड। यानी डॉलर और तेल के कारोबार का जो रिश्ता है वो भी अटूट है।
इसके लिए उन देशों को भी इससे जोड़ना बहुत जरूरी है, यानी कि ब्रिक्स के पेमेंट सिस्टम से जोड़ना जरूरी है जो अमेरिकी डॉलर को बैक करते हैं। और अगर ऐसा होता है तो अमेरिका को फायदा और नुकसान क्या हो सकता है, और आखिर यह व्यवस्था बनी क्यों है, आखिर कैसे अमेरिका ने दुनिया भर के तेल कारोबार पर अपने डॉलर का किला तैयार किया, यह भी जान लीजिए। इसके लिए पेट्रो डॉलर सिस्टम को समझना होगा। तेल का कारोबार डॉलर में ही होना है। पेट्रो डॉलर सिस्टम 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूएस लेकर आया। यूएस सऊदी के बीच समझौता हुआ, रणनीतिक समझौता था। अमेरिका ने सऊदी अरब को सैन्य सुरक्षा का वायदा किया, बदले में सऊदी ने तेल का कारोबार डॉलर में करना स्वीकार किया। 1974 में अमेरिका और सऊदी के बीच औपचारिक समझौता हुआ और ओपेक का सबसे प्रभावशाली सदस्य था उस समय सऊदी अरब। ओपेक देश तेल का कारोबार डॉलर में करने पर सहमत हो गए। लगभग सभी देशों के पास केंद्रीय बैंकों के पास डॉलर का भंडार होता है। डॉलर के भंडार से आसान होता है तेल का अंतर्राष्ट्रीय कारोबार। कई देश डॉलर के बजाय अपनी करेंसी को प्राथमिकता दे रहे हैं। तेल कारोबार डॉलर की जगह दूसरी करेंसी में करना ही डी डॉलराइजेशन है, जिसके खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप रहे हैं। भारत ने कई बार रूस को रुपए में भुगतान किया है, कई बार ईरान को रुपए में भुगतान किया, और इनफैक्ट मिडिल ईस्ट के कुछ देशों को भी भारत रुपए में भुगतान कर चुका है। लेकिन अमेरिका इसके खिलाफ रहता है। बता दें, पेट्रो डॉलर का अंत किसी युद्ध से नहीं बल्कि दुनिया के आर्थिक बदलावों से होगा। लेकिन क्या आने वाले समय में डॉलर अपनी बादशाहत खो सकती है, यह सबसे बड़ा सवाल है। अगर ब्रिक्स करेंसी का उदय होता है या ब्रिक्स देश किसी पैरेलल पेमेंट सिस्टम पर अग्री हो जाते हैं तो यह अमेरिका के लिए सबसे बड़ा सेटबैक होगा, और शायद अमेरिका ऐसा ना होने दे। इसके लिए अमेरिका साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल करेगा। इसलिए इंडिया में होने वाली ब्रिक्स समिट बहुत इंपॉर्टेंट है। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।